हेलो स्टूडेंट्स, आइए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसमें हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आज हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आते हैं भंवर धाराएं, एडी करंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका डेली लाइफ में यूज भी है। भंवर धाराओं का जो विचार आया, एक फिजिसिस्ट थे फोको, उन्होंने इसके बारे में स्टडी की। उन्होंने यह पाया कि जब किसी बंद परिपथ में कंटिन्यूअसली फ्लक्स में चेंज होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होता ही होता है, क्योंकि क्लोज सर्किट है, तो उसमें प्रेरित धाराएं भी प्रवाहित होती हैं। ये हमने पीछे पढ़ लिया है फैराडेज लॉ पे और लेंज के नियम पे। तो फोको ने यह कहा कि जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन किया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा? प्रेरित धारा भी उस परिपथ में प्रवाहित होने लगेगी। जब किसी धातु के टुकड़े को, किसी धातु की पत्ती को असमान चुंबकीय क्षेत्र बी में गति कराया जाता है, इन आउट या उस एक असमान या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगातार उस पत्ती को मोशन के लिए बाध्य किया जाता है या उसको घुमाया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने के कारण पूरी धातु की सतह में वृत्ताकार मीन्स चक्राकार, गोल गोल, इस प्रकार के लूप की भांति प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन्हीं धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। सिंपल सा 2 लाइन का लिखेंगे आप। क्या? जब किसी धातु के टुकड़े को, धातु की पत्ती को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, गति कराने के कारण उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, तो उस धातु की सतह पर, उस पत्ती की सतह पर वृत्ताकार मीन्स चक्राकार लूप की भांति धाराएं उत्पन्न होती हैं। वे धाराएं प्रेरित धाराएं होती हैं। इन धाराओं को ही भंवर धारा कहते। अब इसका नाम भंवर क्यों पड़ा? भंवर मीन्स गोल गोल घूमने वाला, ऐसा होता है भंवर। तो उन्होंने ठीक इसकी डिस्कवरी, क्योंकि जल में जो चक्राकार धाराएं उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, या आंधी के समय जब तेज गति से वायु बहती है, तो वो वायु गोल गोल चक्राकार होते हुए घास के तिनके, कागज के टुकड़े आदि को चक्राकार गोल गोल घुमाते हुए अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। तो जल में उत्पन्न भंवर धाराओं की भांति ये होती है, इसलिए इनको भंवर धाराएं कहते। ये भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती हैं, जब उस टुकड़े में जब ये भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो ये भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि वो धातु का टुकड़ा या प्लेट रेड हॉट हो जाती है, लाल तप्त बिल्कुल रेडिश हो जाती है। इन धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रतिरोध अधिक होने पर भंवर धाराएं थोड़ी कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। भंवर धाराएं चुंबकीय फ्लक्स घटने का और उस चादर के, उस प्लेट के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर करने का विरोध करती है। तो ये एडी करंट्स होगी। अब इन भंवर धाराओं से क्या क्या हानियां होती हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हैं, और इनका यूज, ये उत्पन्न कहां पर होती है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डायनेमो, मोटर, ये 2 मेन एपरेटस हैं। डायनेमो का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं
और इलेक्ट्रिक मोटर्स का भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें जो कुंडली होती है, आर्मेचर की जो कुंडली होती है, वो क्रोड में और ट्रांसफार्मर के फ्रेम में भंवर धाराओं की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ट्रांसफार्मर, यदि हम देखेंगे, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर खोल के देखेंगे, तो उस ट्रांसफार्मर में एक क्रोड होती है, लेमिनेटेड क्रोड होती है, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। विद्युत मोटर की आर्मेचर की कुंडलियों में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। डायनामो की कुंडलियों में भंवर धाराओं की उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो वो गर्म होना शुरू हो जाएंगी, लाल तप्त हो जाएंगी। तो इससे जो ऊर्जा होती है वो लॉस होने लगती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा हीट के रूप में उत्पन्न होती है भाई, और वो बेकार चली जाती है। इस हानि को कम करने के लिए, इस लॉस को रोकने के लिए डायनेमो, मोटर और ट्रांसफार्मर की क्रोड को नरम लोहे के अकेले टुकड़े के रूप में न लेकर के कई नरम लोहे की कई पतली पतली पत्तियों को आपस में बानिश द्वारा जोड़कर बनाते हैं। और इस प्रकार की जो क्रोड बनती है उसको पटलित क्रोड कहते हैं, लेमिनेटेड क्रोड, लेमिनेटेड कोर कहलाती है वो। आप प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है? पटलित इसलिए बनाई जाती है कि भंवर धाराओं की हानि, भंवर धाराओं की उत्पत्ति होने से रोका जाए, कम से कम भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। क्योंकि कई पत्तियों को आपस में बानिश द्वारा जोड़ देंगे तो आपस में एक दूसरी पत्ती एक दूसरे में उत्पन्न भंवर धाराओं को कैंसिल कर देंगी, उससे भंवर धाराएं बहुत क्षीण हो जाएंगी और ऊर्जा की हानि बहुत कम होगी, हीट कम उत्पन्न होगी। हीट कम उत्पन्न होगी तो उससे जो ट्रांसफार्मर से जो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियां जुड़ी रहती हैं वो गर्म नहीं होने पाएंगी, पिघलने नहीं तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, गर्म होगा तो कॉयल्स जलना शुरू कर देंगी तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित क्रोड बनाते हैं भाई, पटलित कोर होती है। अब पटलित कोर क्या होती है उसको देखने का प्रयास कीजिए। ट्रांसफार्मर को मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रांसफार्मर की क्रोड को दिखा रहा हूं, तो पटलित क्रोड क्या होती है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर की पटलित क्रोड है। ये देखिए, कई पत्तियों को आपस में बानिश द्वारा चिपका करके बनाया है। देखिए, आप कोई भी एक छोटा ट्रांसफार्मर ले लीजिए, ये कई नरम मुलायम लोहे की कई पतली पतली पत्तियों को आपस में बानिश द्वारा जोड़ करके बनाया गया है। क्योंकि ये पहली पत्ती में प्रेरित धारा माना क्लॉकवाइज उत्पन्न हो रही है तो दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा चलता जाएगा। एक दूसरे में उत्पन्न प्रेरित धाराओं को ये कैंसिल आउट करना शुरू कर देंगे तो ये क्रोड गर्म नहीं होगी, हीट नहीं उत्पन्न होगी, और इससे जो ये कॉयल जुड़ी हुई है ये पिघलेगी नहीं, ये जलेगी नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो पटलित बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है ताकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न न हों और उससे जो कुंडलियां जुड़ी हुई हों ट्रांसफार्मर से वो गर्म होकर के पिघलने का खतरा उससे टल जाए। तो भंवर धाराओं को कम से कम करने के लिए पटलित क्रोड बनाते हैं। सीधा सा एक लाइन का अर्थ हो गया। अब इन भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ, ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ट्रांसफार्मर की क्रोड है भाई, पटलित क्रोड है। ये कई पत्तियों को आपस में जोड़ करके बनाया गया है। ये बच्चों की समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन भंवर धाराओं के कुछ उपयोग भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। भंवर धाराओं के उपयोग ये पूछी जाती हैं भाई, एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। कुछ स्थितियों में भंवर धाराएं बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और कुछ स्थितियों में ये बहुत हानिकारक होती है। तो सबसे पहले आते हैं कि
इनके उपयोग, भंवर धाराओं के उपयोग कहां कहां पर होते हैं। सबसे बड़ा उपयोग है प्रेरण भट्टियों में। प्रेरण भट्टियों में इंडक्शन जो ओवेंस होती हैं उनमें क्या करते हैं, धातुओं को पिघलाते हैं, खूब हीट क्रिएट करी जाती है, प्रेरित धाराएं उत्पन्न करी जाती हैं, हीट क्रिएट करी जाती है, उसमें जिस धातु को गलाना होता है उसको गला करके उसकी अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है और उससे प्योर जो मेटल होती है वो अलग कर लिया जाता है। ठीक ऐसे ही विद्युत चुंबकीय अवमंदन में देखो, हमने धारामापी पढ़ा था। धारामापी यदि हमने दो रूपों में उसका यूज करा था। एक तो हमने किस रूप में उसका यूज करा था धारामापी का, वोल्टमीटर में बदला था। दूसरा किस में बदला था, एमीटर में। तो जो विद्युत चुंबकीय अवमंदन में कैसे यूज होगी, जो चल कुंडल धारामापी है इसकी सहायता से हम चल कुंडल धारामापी के दोलनों को दोलनबद्ध रुद्ध बनाने के लिए करते हैं। दोलनों के बीट्स कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपयोग है उसमें आते हैं, देखिएगा, ये जो भंवर धाराएं हैं इनका उपयोग विद्युत रेलगाड़ियों में विद्युत ब्रेक लगाने में करते हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं इन ट्रेन्स की पहियों की धुरी के साथ एक ड्रम लगा रहता है और वो ड्रम क्या करता है, पहिए के साथ घूमता है, पहिए के साथ घूमता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो ड्रम पर क्या कर देते हैं, जो पहिए, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, जो पहिए के साथ घूमता है भाई, लिखने में त्रुटि हो गई होगी, घूमता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो क्या कर देते हैं, ड्रम पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है, परिवर्ती प्रबल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे ड्रम में एडी करंट्स क्रिएट हो जाती हैं और ड्रम जो है पहिए की गति का विरोध करता है और उसको रोक देता है। ऐसे ही मतलब ये दो तो बहुत बड़े उपयोग हैं ये एडी करंट्स के, क्या, विद्युत ब्रेक के फॉर्म पे और इंडक्शन ओवेंस पे, प्रेरण भट्टियों में और विद्युत ब्रेकों में बहुत ही ज़्यादा उपयोग इसका होता है। और एक प्रेरण मोटर्स में भी इनका उपयोग होता है। ये मेन उपयोग हो गए। अब देखिए, जब भी किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यदि वह परिपथ बंद होता है तो हमने ये कहा था कि जब भी किसी परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो प्रेरित धारा की दिशा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे भाई। जिस प्रकार से बाएं हाथ का नियम है ठीक उसी प्रकार से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, हम दाएं हाथ की तीन उंगलियों कौन कौन लेंगे, अंगूठा, अंगूठे के बगल में तर्जनी और तर्जनी के बगल में मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीन के तीन एक दूसरे के लंबवत रहे भाई। तीनों एक दूसरे के लंबवत हूं तो ऐसी स्थिति में ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रेरित धाराएं जहां पर भी प्रेरित धाराओं का जिक्र होगा केवल यही नियम लगेगा। प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए यही नियम लगेगा भाई। तो अंगूठा यदि चालक की गति को प्रदर्शित करे, ये देखिए, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये ऑल थ्री आर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीन के तीन क्या होंगे, मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ये तीन के तीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अंगूठा, तर्जनी एक दूसरे के लंबवत, अंगूठा, मध्यमा ये भी एक दूसरे के लंबवत, और तर्जनी और मध्यमा भी एक दूसरे के लंब, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। अंगूठा चालक की गति
की दिशा को निर्धारित करे, मतलब बल की दिशा को निर्धारित करे। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा का निर्धारण करेगी। भाई ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल केवल प्रेरित धारा के केस में ही लगेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा एक दूसरे के लंबवत रहें तो ऐसी स्थिति में यदि अंगूठा चालक की गति मतलब चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करे, तो मध्यमा जो होगी उस चालक में जो प्रेरित धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो दो चीजें होगी भाई, क्या? भंवर धाराएं और भंवर धाराओं के उपयोग और हानियां। हानियां क्या थी? जैसे हमने डायनामो, मोटर और ट्रांसफार्मर इनका जिक्र करा। इनकी क्रोड, इनमें भंवर धाराओं से बचने के लिए हम क्या करेंगे? लेमिनेटेड कोर बनाएंगे, पटलित क्रोड बनाते हैं। और उनका उपयोग कहाँ कहाँ पर? विद्युत ब्रेकों में, प्रेरण भट्टियों में, प्रेरण मोटर में, दोलन रुद्ध करने में, चल कुंडल धारा मापी में इनका उपयोग। ये दो चीजें पड़ी। तीसरी चीज पर आते हैं, और तीसरी चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आते हैं हम इंडक्शन। क्या है इंडक्शन? फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आते हैं किसमें? स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम दिए और वो नियम उन्होंने 1831 में दिया भाई। ठीक उसी समय ये फैराडे से जुड़े थे हेनरी। उन्होंने ठीक 1932 में ये सेल्फ इंडक्शन के बारे में विचार किया। तो उन्होंने क्या किया? जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब भी हमने, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, ये आदि आदि सब पढ़ा है। तो उन्होंने पाया कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के बाद उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता। ये हम स्टडी भी कर चुके हैं। और अब क्या करा उन्होंने? इस धारा के, कुंडली में जो धारा प्रवाहित की, उस धारा के मान में परिवर्तन किया। धारा को बढ़ाया घटाया, बढ़ाया घटाया। जब कुंडली में जो धारा को हम कम ज्यादा करते हैं, मतलब धारा में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली से बाध्य चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जब धारा प्रवाहित, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मीन्स चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होगा। केवल यहां तक सीमित रहे। फिर हेनरी ने क्या कहा? धारा के मान में परिवर्तन कराया। तो धारा के मान में परिवर्तन कराने का मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और यदि वह परिपथ बंद होगा, कुंडली बंद होगी, अभी हम डायग्राम देखते हैं, तो उसमें मुख्य धारा के अतिरिक्त उस कुंडली में जो मेन करंट है उसके अलावा एक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करने लगेगी। प्रेरित धारा भी उत्पन्न होने लगती है। और यह प्रेरित धारा हमेशा मुख्य धारा के, जो मेन करंट फ्लो हो रही है, उसके बढ़ने या घटने का विरोध करती है। तो इसको इस प्रकार से समझें। ये देखिए, ये कुंडली है, ये कुंडली है। इस कुंडली में हमने धारा नियंत्रक और एक बैटरी लगा रखी है। धारा नियंत्रक की सहायता से इस कुंडली में हम धारा को प्रवाहित करते हुए बढ़ते क्रम में देखते हैं। धारा को प्रवाहित करने के साथ साथ धारा को क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। मुख्य धारा जब बढ़ती है
तो प्रेरित धारा उसके घट बढ़ने का विरोध करती है। प्रेरित धारा की दिशा उल्टी होती है। अब क्या करा, इस मुख्य धारा को घटाया। मुख्य धारा को क्या करा, घटाया। तो जो प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न हुई वो प्रेरित धारा मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है, तो उसी डायरेक्शन में मिलेगी। तो ये हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किया भाई। अब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पहले उन्होंने 2-3 बातों का जिक्र करा। ऐसा प्रैक्टिकल करने के बाद उन्होंने 2-3 बातों का जिक्र करा। क्या करा उनने, नंबर 1 तो ये पाया कि जब किसी परिपथ में जो धारा प्रवाहित की ही जा रही है, धारा को ना तो बढ़ाएं ना घटाएं, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं करें, तब उस कुंडली में कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि प्रेरित धारा तो तब उत्पन्न होगी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 1 बात तो ये कही। नंबर 2, यदि कुंडली में मुख्य धारा के मान में वृद्धि की जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है और मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रेरित धारा बहेगी। दूसरी बात। और तीसरी बात, जब कुंडली में कुंडली मीन्स परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में कमी की जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है, तो मुख्य धारा की ही दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो। ये लेंज ने भी बाद में लेंज ने ये क्या कहा, लेंज ने ये कहा कि हमेशा किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा किससे उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, यदि वह परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। मैंने यहां पर केवल 2 ही बातें लिखी। धारा को बढ़ाएंगे तो प्रेरित धारा उस मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करेगी और मुख्य धारा के विपरीत दिशा में ये उत्पन्न होगी। जिस दिशा में मुख्य धारा बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और दूसरा, जब मुख्य धारा को हम घटाएंगे तो घटने का विरोध करेगी, तो जिस दिशा में मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में प्रेरित धारा बहेगी। मैंने ये 2 बातों का जिक्र यहाँ पर किया है। तीसरी बात तो, जब किसी कुंडली से हम एक बैटरी जोड़ दें, उसमें धारा प्रवाहित कर दें, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो तब प्रेरित धारा उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता है। अब ऐसा करने के बाद उन्होंने स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का जिक्र किया। तो क्या जिक्र उन्होंने किया, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल्फ इंडक्शन की हम 2 डेफिनेशन देंगे। पहली डेफिनेशन कहां से मिलेगी और दूसरी डेफिनेशन कहां से मिलेगी, इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन से मतलब ये मान के चलिए कि स्वप्रेरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, कभी बहुत सरल और बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व मीन्स स्वप्रेरण गुणांक क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। हेनरी ने क्या करा था, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बारे में और फ्लक्स परिवर्तन के बारे में डिस्कस किया। अब उन्होंने ये पाया कि जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती, धारा प्रवाहित करी जाएगी तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। देखिए 3 बातें हैं, धारा प्रवाहित करेंगे, बंद परिपथ लेंगे, कुंडली में एक बैटरी जोड़ देंगे और उसको धारा नियंत्रक की सहायता से हम विभव विभाजक बना लेंगे, क्योंकि धारा
धारा को कम ज़्यादा करेंगे। तो नंबर एक, तो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। देखिए, धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, तीन चीजें एक साथ है। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स ग्रंथियां जो होती हैं, ग्रंथिताओं को फ्लक्स ग्रंथिताएं भी कहलाती हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फ्लक्स ग्रंथिताएं भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब फाई, एक फेरे से फाई तो एन फेरों से एन फाई। हमेशा जो किसी भी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, उस कुंडली में प्रवाहित जो धारा होती है उस पर निर्भर करती है। एक बात का ये ध्यान रखिएगा हमेशा, सेल्फ इंडक्शन में जब भी किसी कुंडली में, किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती, धारा पर निर्भर करता है। तो एन फाई इज प्रोपोर्शनल आई। ये केवल हमने एक कुंडली ली थी, ये देखिए, इस कुंडली में हमने धारा प्रवाहित करी तो इसमें जो फ्लक्स क्रिएट हुआ एन फाई इज प्रोपोर्शनल आई, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उस करंट पे डिपेंड कर रही है। एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। धारा को घटाएं बढ़ाएं वो अलग चीज, उसके अगला स्टेप आएगा। अब देखिएगा, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। एन कुंडली में फेरों की संख्या है, फाई उस कुंडली से बद्ध, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, फाई इज इक्वल टू बी ए, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। एल ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उस कुंडली का, उस कॉयल का सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। ये केवल एक लाइन आपको याद रखनी है, एन फाई इज प्रोपोर्शनल आई, बस एन फाई इज प्रोपोर्शनल आई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो स्वप्रेरण आप किसी कॉयल का निकालना हो, परिनालिका सोलिनॉइड का निकालना हो, टोरॉइड का निकालना हो, वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निकालना हो तो आप निकाल लेंगे आसानी से। तो L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। अब इससे पहली डेफिनेशन इसकी दे देते हैं। इस फार्मूले से ये 9वां चीज आ गया भाई। इससे पहले हम 8 चीजों को पढ़ चुके हैं फार्मूले के फॉर्म पे, तो ये हमारी 9वीं चीज आ गई। एन फाई इज प्रोपोर्शनल आई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो इससे हम डेफिनेशन देते हैं। तो पहली परिभाषा देते हैं, यदि किसी कुंडली में आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित, एकांक धारा प्रवाहित कर दीजिए, ऐसा यूनिट लेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर देंगे। यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तब आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दीजिए, तो एल इज इक्वल टू एन फाई। ये देखिए, धारा एकांक करें, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली से जितना चुंबकीय फ्लक्स मिलता है, एसोसिएट होता है, यूनिट करंट फ्लो करने पर किसी कॉयल से जो फ्लक्स एसोसिएट होगा या जितना उस कुंडली में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा वही उसका स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। पहली डेफिनेशन होगी एक लाइन की, एन फाई इज प्रोपोर्शनल आई और उससे एल बराबर एन फाई अपॉन आई। करंट यूनिट कर दीजिए तो एल इज इक्वल टू एन फाई आ गया। तो किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वही उसका स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ये फर्स्ट डेफिनेशन होगी। अब हम सेकेंड डेफिनेशन में आते हैं। फिर से हम कहां से चल रहे हैं, एन फाई इज प्रोपोर्शनल आई से फिर चल रहे हैं। सेकेंड डेफिनेशन के लिए फिर हम शुरुआत कर रहे हैं। एन फाई इज इक्वल टू एल आई। इसका क्या कर देंगे,
अवकलन कर दीजिए समय के सापेक्ष। इसको मैं रोमन पे हमने फर्स्ट स्टेप कह रखा है, फिर से इसका समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तब एन तो कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट चीज बाहर, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल कांस्टेंट हो गया डी आई अपॉन डी टी। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को समझ में ना आने का मतलब ही नहीं होता है। बायो वाले बच्चों के लिए मैं दूसरे तरीके से फिर से बता दूंगा, एन डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब यहां पर एन डी फाई अपॉन डी टी फैराडे का नियम है, वो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। न्यूमेरिकली रखते हैं, अंकिक रूप से रखते हैं, तो एन डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितना, माइनस ई, तो माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये आ गया। अब देखिए इससे एल इज इक्वल टू, एल मीन्स सेल्फ इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। क्योंकि स्वप्रेरण माइनस में तो होता नहीं है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम न्यूमेरिकली उसकी डेफिनेशन दे देते हैं। तो एल इज इक्वल टू मॉड लगा देंगे तो ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। सेकेंड डेफिनेशन की ओर आ गए, तो सेकेंड डेफिनेशन हमारी क्या होगी, फिर से देखिएगा, आ जाते हैं, इससे हम देंगे ये नंबर 10वीं चीज। और क्वेश्चन इन दोनों से पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये जो 10वीं चीज हमने निकाल रखी है ये वाली, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देते हैं। देखिए एल इज इक्वल टू मॉड माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। मॉड का मतलब माइनस चिन्ह हट गया आपका, केवल आंकिक रूप से दीजिए। यदि डी आई अपॉन डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड मीन्स यूनिट हो, यूनिट, यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाह की दर एकांक हो, इसका अर्थ ये हुआ, तब एल इज इक्वल टू ई बच जाएगा, मॉड ई, मॉड माइनस ई का मतलब ई। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाह की दर एकांक हो तो हम न्यूमेरिकली मतलब संख्यात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि उस कुंडली में जितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये न्यूमेरिकली उस कुंडली में जितना ईएमएफ क्रिएट होएगा वही उसका सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। तो स्वप्रेरण की 2 डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का उपयोग करके पहले एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई से तो हम परिनालिका का, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालेंगे, जबकि ये जो है एल इज इक्वल टू, ये जो सेकंड डेफिनेशन है एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं इस स्वप्रेरण गुणांक की का यूनिट और डायमेंशन क्या होती है, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट डेफिनेशन से एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, एन फाई इज इक्वल टू बी हुआ, फाई इज इक्वल टू, अरे पढ़ते आए हैं, फाई इज इक्वल टू, फाई मीन्स फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स है भाई, बी है, तो एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हुआ तो एन फेरों से बद्ध एन फाई, एन बी ए अपॉन आई। अब हम इसका सबका मान रखते हैं, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका तो कुछ हुआ नहीं, बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इंटू ए मीटर स्क्वायर अपॉन आई एम्पियर, ये एम्पियर है, ए मीन्स एम्पियर है यहां पर, तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर वर्ग, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर वर्ग। और इस न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर वर्ग को ही हेनरी कहलाता है, इसी को कह देते हैं हेनरी, वो हेनरी के नाम से ही इसका ऐसा यूनिट हेनरी कह दिया गया है। तो स्वप्रेरण का मात्रक न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, या उसी को हम कहेंगे हेनरी। इससे छोटे यूनिट्स आते हैं मिली हेनरी, मिली हेनरी में 10⁻³ हेनरी,
और माइक्रो हेनरी बार बार पढ़ते हैं मिली माइक्रो, तो माइक्रो हेनरी में हेनरी पे 10⁻⁻6 हेनरी। अब इसी के साथ साथ इसकी क्या कर दें, इसकी डायमेंशन भी निकाल देते हैं, बीमा भी निकाल देते हैं। न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन का मतलब हो गया बल, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन का मतलब MLT-2 पीछे पड़ा हुआ है, मीटर का मतलब L अपॉन एम्पियर स्क्वायर का मतलब A⁻², सबको एक साथ कर दीजिए तो ये आ जाएगा M L⁻1 2 L⁻2 T⁻², A की पावर ऊपर जाएगी तो A⁻², ये डायमेंशन होगी ML2T-2 A-2। तो ये स्वप्रेरण हो गया भाई। स्वप्रेरण क्या, हेनरी ने ये कह दिया कि जब भी किसी कुंडली किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाएगा, तो उस कुंडली में एक मुख्य धारा के अतिरिक्त प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। प्रेरित धारा मुख्य धारा के बढ़ते समय बढ़ने का विरोध करेगी, घटते समय घटने का विरोध करेगी। इस प्रकार से जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमने यहाँ से शुरू करा था, N phi इज प्रोपोर्शनल I, N phi इज इक्वल टू Li, पहली डेफिनेशन। फिर दूसरी डेफिनेशन, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम स्वप्रेरण पढ़ रहे हैं तो एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक भी निकाल देते हैं, किससे, पहली डेफिनेशन से, L इज इक्वल टू N phi अपॉन I से। देखिएगा, तो आइए लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक निकाल देते हैं भाई, बहुत सिंपल सा है। देखिए, मान लें हमने सोलिनॉइड पीछे पड़ा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड, तो हमने एक L लंबाई की परिनालिका ले ली और उस परिनालिका का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लिया, उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N ले ली। तो उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पीछे बहुत बार, कई बार हम इसको पढ़ते आए हैं, तो उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n इज इक्वल टू कुल फेरों की संख्या बट्टा लंबाई, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि धारावाही परिनालिका के भीतर केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू μ0, स्मॉल n है, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ है भाई। μ0 को μ0 भी बोलते हैं, μ0 Ni। सो B इज इक्वल टू μ0, स्मॉल n का मान रख दिया कैपिटल N अपॉन L इंटू I। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया भाई, किसके अंदर, परिनालिका के अंदर। अब हम परिनालिका से बद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल देते हैं, आगे डेफिनेशन से L की वैल्यू आ जाएगी। तो परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, N phi, कैपिटल N phi, एक फेरे से फाई तो N फेरों से N phi, फाई इज इक्वल टू BA होता है, पड़ा हुआ है। तो कुंडली से नहीं, सॉरी, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स N phi इज इक्वल टू N phi इज इक्वल टू BA। तो N को ऐसा ही रहने दीजिए, B का मान ऊपर निकाला है, देखिए B इज इक्वल टू μ0 N अपॉन L इंटू I इंटू A। अब एक साथ N phi का मतलब आ गया टोटल फ्लक्स है, कुल फ्लक्स, परिनालिका से बद्ध कुल फ्लक्स है, N phi टोटल फ्लक्स है, ये ध्यान रखिएगा। तो μ0 N स्क्वायर L A इंटू I, ये सेकंड स्टेप आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है, 2 लाइन का फ्लक्स निकाल दिया। अब चूंकि जब भी किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो हमने पीछे सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा है N phi इज प्रोपोर्शनल I, N phi इज इक्वल टू Li, तो L इज इक्वल टू N phi अपॉन I। इसमें N phi का मान रख देंगे, μ0 N स्क्वायर अपॉन L A इंटू I अपॉन I कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 N स्क्वायर A इंटू L। ये परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक हो गया कितना, L इज इक्वल टू, क्योंकि ये फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो आपको बेसिक चीज याद होनी चाहिए, खट से 2 लाइन में निकाल दोगे।
कितना आ गया? परिनालिका का, धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल, एल उसकी लेंथ है, इंटू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब माना इसका सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरण गुणांक बढ़ाना हो, तो इस परिनालिका के भीतर लोहे की, नरम लोहे की एक छड़ रख दें, एक गुटका रख दें, मतलब क्रोड रख दें, तब उसकी चुंबकशीलता क्या होगी? म्यू। अभी तक तो वैक्यूम था, निर्वात था, म्यू नॉट आया था। अब उसकी चुंबकशीलता, उस परिनालिका के भीतर हमने ऐसा माध्यम रख दिया कि जिसकी चुंबकशीलता म्यू हो, तब एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर, म्यू नॉट के बदले म्यू लिखोगा, एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता है, रिलेटिव वो परमिएबिलिटी है। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। मतलब पहले म्यू नॉट था, यदि उसके अंदर म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता वाला कोई आपने क्रोट रख दी, तो इसको आप म्यू आर से और मल्टीप्लाई कर दोगे, बढ़ जाएगी, क्योंकि म्यू आर जो नरम लोहे की क्रोट वगैरह होगी उसके लिए म्यू आर एक से बड़ा होता है। तो आ गया भाई क्या? परिनालिका के का स्वप्रेरण गुणांक ऐसा आ गया म्यू, या वाई होगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यदि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर वाली कोई क्रोट रख देंगे तो तब ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एल से ऊपर और नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, एल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए इंटू। अब एन अपॉन एल होता है स्मॉल एन, तो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर, तो म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया उस सॉलिनॉइड का। तो इस फॉर्म पे भी आप लिख सकते हैं। तो धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक बहुत आसान सा परिनालिका के कारण रिपीट कर दे रहा हूं, देखिएगा। धारावाही परिनालिका है, परिनालिका में धारा आई प्रवाहित हो रही है, परिनालिका की लेंथ स्मॉल एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल हो गई। अब हम सबसे पहले सोलिनॉइड का कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, स्मॉल एन का वैल्यू रख देंगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो उस सोलिनॉइड से एसोसिएटेड नेट फ्लक्स निकाल देंगे। एक फेरे से फाई हुआ तो एन फेरों से एन फाई, मीन्स नेट फ्लक्स एन फाई की वैल्यू निकालनी है। एन फाई मीन्स एन बी ए। एन बी का मान हमने ऊपर निकाला है म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। तो ये आ गया एन फाई इज इक्वल टू, आ गया टोटल फ्लक्स है, एन फाई का मतलब कुल फ्लक्स है, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल ए इंटू आई। अब जो पहली परिभाषा थी, जो सेल्फ इंडक्टेंस की फर्स्ट डेफिनेशन हमने दी थी, तो एन फाई इज प्रोपोर्शनल आई से दी थी। एन फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। एन फाई ऊपर हमने निकाला हुआ है, अपॉन आई कर दोगे तो आई आई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए आ गया। यदि उसमें आपेक्षिक चुंबकशीलता वाला कोई क्रोट रख दें नरम मुलायम लोहे की, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता की, तब उसको म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। एल से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए इंटू एल। एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये स्मॉल एन स्क्वायर हो गया, ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया। ये परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। इसी के साथ साथ हम एक समतल कुंडली लेते हैं,
वृत्ताकार कुंडली लेते हैं, उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल देते हैं। वो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो उसको हम एडिशनल कर दे रहे हैं, देखिएगा पूछा जाता है वो भी। समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। देखो समतल कुंडली हमने पीछे पढ़ी हुई। वृत्ताकार समतल कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 Ni/2r, ये पढ़ा हुआ है हमने। एन उस कुंडली में, वृत्ताकार को समतल कुंडली में फेरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो μ0 Ni/2r पीछे पड़ा हुआ है और आपसे कहा था कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र निकालने को पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, एन कुंडली में फेरों की संख्या, आर कुंडली की त्रिज्या और आई उसमें धारा है। बी मिल गया तो अब हम कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल देते हैं। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई = बी है। बी μ0 Ni/2r इंटू ए πr²। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए πr²। ये ए = πr यहां पर पुट करा है, तो μ0 Ni × πr/2। ये तो एक फेरे से बद्ध हुआ, एन फेरों से कितना हुआ, n∅। तो कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो गया, L = n∅/I। एन अलग रख दीजिए अपॉन आई, फाई ये रख दीजिए, μ0 Ni πr/2, आई कैंसिल, तो आ गया सेल्फ इंडक्टेंस किसका, वृत्ताकार समतल कुंडली का। μ0 सर्कुलर प्लेन कॉयल का ये सेल्फ इंडक्टेंस है, μ0 n² πr/2। सिंपल सा नंबर, ये 12वीं चीज आ गई भाई। नंबर 12। अब जो ये कॉयल होती है, कुंडली होती है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L हो और उसमें हमने धारा प्रवाहित करी तो उसमें एक सैचुरेशन की स्थिति आती है। यदि उस कुंडली में स्टेबल करंट मिले I, तो वो कॉयल क्या करने लगती है, इंडक्शन कॉयल कहलाती है। इंडक्शन कॉयल में मतलब स्टेबल करंट I हो, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L हो, तो उसमें एनर्जी स्टोर होने लग जाती है। जिस प्रकार से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच एनर्जी स्टोर हो जाती थी, वो विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती थी, ½CV²। ठीक वैसे ही ये जो इंडक्शन कॉयल होती है, यदि इसमें फाइनली स्टेबल करंट I फ्लो हो रही हो, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L हो, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो U = ½LI²। इसको भी याद रखिए। ये सिम ठीक वैसे ही है जैसे कोई मासिव पार्टिकल है, कोई कण है, कोई पिंड है, m द्रव्यमान का पिंड है, वो v वेलोसिटी से मूव करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ½mv² होती है। ठीक वैसे ही इस कॉयल में जो स्टोर्ड एनर्जी होगी ½ Li², ये पोटेंशियल एनर्जी के बहुत। जैसे स्प्रिंग था, स्प्रिंग का बल नियतांक K हो, स्प्रिंग को x डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो ½kx² के फॉर्म पर उस पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। ये उसी प्रकार का है। या जिस प्रकार से संधारित्र को आवेशित करते हैं, उसकी प्लेटों के बीच विद्युत स्थिर ऊर्जा ½CV² के रूप में संचित हो जाती है, ये उसी प्रकार से है। U = ½ Li²। वहां था U = संधारित्र के केस में ½ CV², और गति करते हुए द्रव्यमान वाले किसी पिंड की गतिज ऊर्जा थी ½mv²। स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा थी ½ kx²। ठीक वैसा ही है। तो आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसकी दो डेफिनेशन, और सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और प्लेन कॉयल का, सर्कुलर कॉयल का सेल्फ इंडक्टेंस, और कोई इंडक्शन कॉयल है, उस कॉयल में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी ½ Li²। ये इतनी चीजें तो ये पड़ी, और इसके साथ साथ ईडी करेंट्स, भंवर धाराएं क्या होती हैं, भंवर धाराओं के उपयोग, लाभ, हानि, ये भी पढ़ा। और जब भी प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम,
तो इतनी चीजों को आज आप तैयार कर लीजिएगा इस लेक्चर में। क्या? भंवर धाराएं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण की दोनों परिभाषाएं, और परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, और समतल धारावाही वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, और जो प्रेरण कुंडली होती है, समतल कुंडलियां होती हैं, जो इंडक्शन कॉयल होती हैं, उनमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी संचित होती है। इतनी चीजों का आप आज आप क्लियर करेंगे। अगले लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद अन्योन्य प्रेरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे। ओके।